सभी को नमस्कार। आर्थिक समीक्षा की जो सीरीज है उसमें हमने दो वीडियो पहले बनाई, एक जिसमें सारांश से संबंधित बात की थी और दूसरी जो कृषि से संबंधित डाटा थे उनके ऊपर जिक्र किया था। नेक्स्ट ये जो वीडियो है उसमें इंडस्ट्री उद्योगों से संबंधित और खान और खनन क्षेत्र से संबंधित आंकड़े हैं कुछ। तो ये आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण कुछ डाटा हैं जो बहुत ही सिलेक्टिव से जो डाटा हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरे विचार से इतने डाटा हमें याद रखने ही पड़ेंगे। आप लोगों ने पहले से याद कर रखे हैं तो ठीक है, अन्यथा कोशिश करना कि कम से कम इतने डाटा हम अपडेट करके जाएं। हो सकता है आपने पहले से अपडेट कर रखे हो तो फिर आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो इस आर्थिक समीक्षा 2025-26 के जो डाटा हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, सामान्य सी छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो ये दिखाया गया है कि हमने पीछे भी बात की थी कि टोटल जो है उसमें सेवा सेक्टर का जो योगदान है वो 47 यानी 47% है, और कृषि का जो योगदान है वो 25.74 है, और उद्योग का 26.55। तो ये दोनों डाटा था हम पीछे करके आ गए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री से संबंधित बात है तो राज्य की कुल आय के अंदर ये बता दिया कि प्रचलित जो मूल्य है उसके ऊपर जो उद्योग क्षेत्र का योगदान है वो 26.55 है। तो ये डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। अब उसके बाद में अगर हम ये देखते हैं कि ये जो 26% की जो हमने बात की उसमें सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें किसका योगदान है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है तो उसको घटते क्रम में बताइए या सबसे ज्यादा योगदान किसका है। तो सबसे ज्यादा योगदान एक नंबर पे अगर देखोगे विनिर्माण सेक्टर का है 40%, यानी ये जो 26% 26.55 था, इसको अगर आप 100 मान के चलें तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो एक नंबर पे वो हमारा आएगा विनिर्माण का, जो 40% के आ गया। और दो नंबर पे अगर आप देखोगे तो निर्माण सेक्टर का यानी 35% दे रखा है, और 3 नंबर के ऊपर यदि देखा जाए तो खनन और उत्खनन का है 12.42, और 4 नंबर पे दिखा दिया विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी वस्तुएं, ये चौथा आ गया। तो यहां से हमें दो डाटा याद रखने हैं कि इंडस्ट्री का योगदान 26.55, उसमें अगर उद्योगों के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण सेक्टर का जो 40.5% के आसपास हो गया। फिर 2 नंबर पे देखते हो निर्माण सेक्टर का 35%, और 3 नंबर पे खनन और उत्खनन यानी 12.4 याद रख लेना, और चौथा विद्युत गैस जल आपूर्ति ये 12%। इस प्रकार से ये चारों डाटा हमें यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर आंकड़े की बात करें यहाँ पे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से संबंधित हमें डाटा ही डाटा की बात करनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना जो निवेश को बढ़ावा देने के लिए है, इसमें अगर देखोगे तो ये डेट पूछी जा सकती है कि ये शुरू कब की गई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, इसका शुभारंभ किया गया 8 अक्टूबर 2024। तो आपको ये तारीख याद रखनी है, 8 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट इसके अंदर यदि हम देखें तो यहां पर यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान औद्योगिक और विशेष निवेश क्षेत्र जो डेवलप किए गए हैं, इसमें हम देखेंगे 2 स्लाइडों के अंदर दिखा रखे हैं। मुख्य निवेश क्षेत्र के तौर पे आपके सामने 2 नाम आएंगे, जोधपुर, पाली, मारवाड़। यानी कौन कौन से निवेश क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं, तो एक तो हो गया जोधपुर, पाली, मारवाड़, जिसमें पाली जिले के 9 गांवों को सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसको डेवलप किया जा रहा है। रिको को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और ये परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। तो आपको तो एक तो ध्यान ये रखना है कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ मुख्य निवेश क्षेत्र है। दूसरा आप देखोगे खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, जो पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गांवों को शामिल करते हुए 165 वर्ग किलोमीटर एरिया में डेवलप किया जा रहा है। तो 2 नए निवेश क्षेत्र की बात की, कौन कौन से, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा। विशेष पार्क ये महत्वपूर्ण है, जो बार बार पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। तो कुछ 4-5 नाम हम देखेंगे वो आपको याद रखने हैं कि एक प्रश्न तो ये बनता है विशेष पार्कों में, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पे है और किस उद्देश्य के लिए है। तो इसका उद्देश्य तो हो गया पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट से संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, और ये है कहां पे, ये दोनों ही महत्वपूर्ण नाम है। एक तो जयपुर के अंदर है और दूसरा कोटा के अंदर है। जयपुर में कौन से गांव में,
थोलाई ग्राम में, और कोटा के अंदर देखोगे गुंडी फतेहपुर। तो यहां पे आपके सामने आएगा कि इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क संबंधित है जयपुर में थोलाई से और कोटा के अंदर गुंडी फतेहपुर से। किस उद्देश्य से? पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट जो संसाधन होते हैं उनकी पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से ये स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है डाटा है। अगला आप देखोगे तो दिखा रखा है इसमें पार्क कौन सा? सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क। ये कहां पे है? जोधपुर के कंकाणी। आपके सामने ये सीधा ही हो सकता है। कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में स्थित है? जोधपुर में है। किसके लिए जाना जा रहा है? तो सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जाना जा रहा है। तो दो प्रश्न यहां से आपके ये बनते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम तो ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक विकास और निवेश के अवसर को लिए अलग अलग ये जो पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। सोनियाना सिरेमिक और ग्लास जोन। प्रश्न आपके सामने ऐसा हो सकता है सीधा इतना कि सोनियाना सिरेमिक एवं ग्लास जोन कहां पे है? चित्तौड़गढ़। ये दो दो तीन तीन इकट्ठे आ सकते हैं। सुमेलित करवाने वाले हो सकते हैं या निम्नलिखित में से ऐसे दे दिया जाएगा ए बी सी या बी सी डी, कौन कौन से सही है, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। तो आप देखोगे सोनियाना सिरेमिक ग्लास जोन कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। असाई ग्लास इंडिया लिमिटेड यहां का प्रमुख निवेशक है। इसी प्रकार से गजनेर सिरेमिक और ग्लास जोन कहां पे है? बीकानेर में है। इतना ही डाटा याद रखेंगे। हस्तशिल्प और फर्नीचर पार्क कहां पे है? जोधपुर में। तो तीनों ही जोधपुर में किस जगह पे? जो बोरनाडा का जो एक्सटेंशन यानी बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र है उसी का एक एक्सटेंशन है, ये उसी का आगे बढ़ाया हुआ क्षेत्र है। तो यहां पे 5 नाम आपके सामने, 4-5 नाम हो गए कि सोलर पैनल के लिए तो कंकाणी जोधपुर वाला हो गया। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क के लिए जयपुर और कोटा के अंदर हो गए। जयपुर के अंदर थोलाई की बात कर ली, कोटा में गुंडी फतेहपुर के अंदर कर लिया। इसी प्रकार से सोनियाना सिरेमिक ग्लास जोन कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। गजनेर सिरेमिक और ग्लास जोन कहां पे है? बीकानेर में। हस्तशिल्प और फर्नीचर पार्क कहां पे है? जोधपुर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे विचार से आर्थिक समीक्षा में से इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना रहती है। तो थोड़े से ये 5-6 शब्द हैं उनको तो जरूर याद करके जाना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर जो महत्वपूर्ण दे रखा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC। इसका उद्देश्य क्या है? आप देखोगे दिल्ली और मुंबई के बीच, नाम से स्पष्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली और मुंबई के बीच में औद्योगिक गलियारा एक तरह से स्थापित करना, औद्योगिक सेंटर स्थापित करना, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना। इसके प्रथम चरण के विकास के अंदर क्या किया जा रहा है? खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना और जोधपुर पाली मारवाड़, इसको डेवलप किया जा रहा है पहले चरण के अंदर। ये बता दिया। आगे इसके अंदर आप देखोगे कि स्पेशल पर्पज व्हीकल कि राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम की स्थापना RIDCO की स्थापना यानी एक तरह से की जा रही है। तो यहां पर 2-3 आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है, ये दिल्ली और मुंबई के बीच में इंडस्ट्रियल जो जोन है उसको डेवलपमेंट करने के लिए इसके पहले चरण के अंदर यानी खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना और जोधपुर पाली मारवाड़ के क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। अगले इसके अंदर आप बात देखोगे, अगला जो बिंदु है राजस्थान वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC यानी राजस्थान की बात करते हो तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके संबंध में 2-3 डाटा अपने को याद रखने। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर। अब कहां से कहां तक है? दादरी यूपी से मुंबई के अंदर आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक आ जाएगा, इतना आएगा। राजस्थान में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? यह महत्वपूर्ण है, बार बार पेपरों के अंदर पूछा गया। 39% हिस्सेदारी है। राजस्थान के कितने जिलों में है? तो 28 जिलों से होकर के गुजरेगा। 39% हिस्सेदारी है और 28 जिलों से यानी 28 जिलों से होकर के गुजरेगा। और मुख्य आप बात करोगे तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है उसको बेहतर जो आप बाजार सुविधाएं या इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए किया गया है। उत्तर और पश्चिमी बाजारों तक बेहतर संपर्क बनाने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है।
तो दो डाटा याद रखने, टोटल लंबाई 1504 किलोमीटर, राजस्थान में हिस्सेदारी 39%, कितने जिलों में से, 28 जिलों में से, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके बाजारों तक बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए इसको स्थापित किया जा रहा है। कहां से कहां तक है, तो दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक डाटा और याद रख लेना, एमएसएमई नीति की जो बात की गई है, ये दोनों डाटा याद रखना। 8 दिसंबर 2024 यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की अगर बात करते हो तो उनके लिए एक नीति 2024 में आई। तो कब आई, 8 दिसंबर 2024 ये डेट पूछी जाती है। इसी प्रकार से राजस्थान सूक्ष्म लघु जो उद्यम है उनके लिए एक अधिनियम आया, कब आया, 2019 में, 17 जुलाई 2019। तो ये अधिनियम अगर पूछ लें तो 2019 का है, 17 जुलाई 2019 का। और ये नीति की अगर बात करते हो एमएसएमई की तो 8 दिसंबर 2024 से लागू हुई है। नेक्स्ट यहां पे डाटा यदि देखें, राजस्थान से निर्यात की बात, निर्यात वाला जो टॉपिक है ये भी महत्वपूर्ण है, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 डाटा अपने को याद रखना है। टोटल हम निर्यात कितना हुआ और उसमें से प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी रही है। शुरुआत की जो 5 वस्तुएं हैं उनके हम नाम याद रख लेंगे। ऑल ओवर सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। देखो राजस्थान में निर्यात 2024-25 की प्रमुख वस्तुओं की उनका एक डायग्राम के द्वारा दिखाया। कुल निर्यात कितना हुआ यह भी डाटा याद रखना है, 97,171 करोड़ का। एक डाटा तो आपको ये याद रखना है। दूसरा अगर देखोगे तो 5 जो वस्तुएं हैं उनकी हिस्सेदारी 67% से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो किस वस्तु की है, इंजीनियरिंग वस्तु की है। कितना, लगभग 20% हिस्सेदारी अकेले इंजीनियरिंग जो उत्पाद हैं उनकी है। दूसरा अगर देखोगे तो रत्न आभूषण है, ये लगभग 18% हिस्सेदारी है। तीसरा अगर देखोगे धातु सेक्टर का योगदान 10.3 का दिखा दिया, कपड़ों का लगभग आप यूं कह सकते हो 10% और हस्तशिल्प का 8.7। ये 5 आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। यानी 1 नंबर पे इंजीनियरिंग 20% आ गया, 2 नंबर पे आप देखोगे इंजीनियरिंग सामान के बाद में रत्न आभूषण का योगदान लगभग 18% आ गया, 18.1। 3 नंबर पे देखोगे धातु सेक्टर का योगदान 10.3 और कपड़े का पूरा ही 10 दिखा दिया, हस्तशिल्प का 8.7। यानी ये वो 5 वस्तुएं हैं जिनका राजस्थान के अंदर निर्यात में योगदान लगभग 67% से ही कुछ ज्यादा है। टोटल जो निर्यात हुआ 2024-25 के अंदर वो हुआ 97,171 करोड़ रुपए का। तो ये डाटा याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान निर्यात लॉजिस्टिक सुविधाओं की अगर बात करते हो तो राजसिको के द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया जयपुर के अंदर। तो ये डाटा याद रख लेना, कब स्थापित किया गया, 1979 से संचालित है। दूसरा ये देखना, इनलैंड कंटेनर डिपो जिनको ड्राई पोर्ट कहते हो वो कौन कौन सी जगह पे हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर। तो ये भी याद रखने हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर। नेक्स्ट इसके अंदर जो डाटा हमें जो याद रखना है, ये तो हम पीछे भी करके आए थे, बाकी इसमें से वापिस एक सारणी दे रखी है कि एक जिला एक उत्पाद की जो बात की गई है, किस किस जिले के अंदर किस किस का उत्पाद होता है। ये हालांकि हमने 5 जो चीजें प्रत्येक जिले की थी वहां पर वापस ये नाम आ गए, लेकिन यहां पर भी वापस एक सारणी बना रखी है। तो एक बार आप देख लेना, जैसे अजमेर के अंदर ग्रेनाइट और मार्बल है, अलवर के अंदर ऑटोमोबाइल है, बालोतरा में वस्त्र उत्पाद है, बांसवाड़ा के अंदर मार्बल उत्पाद है, 12 का लहसन उत्पाद दे रखा है। इस प्रकार से यहां से भी आपके सामने प्रश्न बनाया जा सकता है। तो एक बार इस सारणी को भी आप ध्यान से देख लें, आपके पास में आर्थिक समीक्षा है तो उसमें से देख लेना, नहीं यहां से देख लेना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए कि राजस्थान में वस्त्र परिधान नीति, ये डेट याद रख लेना कब आई, 13 फरवरी, क्योंकि तारीखें जो इस प्रकार की हैं उनको बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। 13 फरवरी 2025 राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 तो है, लेकिन 2025 के अंदर कौन सी तारीख याद रखेंगे, 13 फरवरी 2025। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यदि देखें तो प्रवासी राजस्थान
से संबंधित बात आएगी कि प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया गया, तो हम ध्यान रखेंगे 2025 के अंदर कौन सी तारीख थी, 10 दिसंबर 2025 को। कहां पे? जयपुर के अंदर। ये तो कोई बात नहीं है, 5000 प्लस प्रवासी, इनको छोड़ देना। तो यानी प्रवासी राजस्थान नीति भी 2025 की है। दिनांक अगर बात करते हो, प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया 10 दिसंबर 2025 को। कहां पे मनाया गया? जयपुर के अंदर। इसमें 14 नए चैप्टर्स जोड़े गए, 14 नए अध्याय स्थापित किए गए। तो किन किन जगह के अंदर, कुछ देश के अंदर हैं, कुछ देश के बाहर हैं, ये नाम पूछे जा सकते हैं। 14 चैप्टर्स में विदेशों में कौन कौन से हैं और भारत में कौन कौन से हैं। भारत में तो 5 बता दिए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और केरल। और इसी प्रकार से विदेशों के अंदर जो 9 चैप्टर्स की बात की गई है, दक्षिणी अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये आपके विदेशों के अंदर हेडक्वार्टर हो गए एक तरह से। यहां पर अगर बात करते हो तो ये राजस्थान के अंदर हो गए। नया कई बार ये पूछा जा सकता है, डोरा किससे संबंधित है, तो आप देखोगे प्रवासी राजस्थानी जो पहल है उसी से संबंधित है। उसका एक प्रशासनिक गठन है, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स। ये पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है डोरा की। तो ये 2-3 शब्द यहां से याद रखने हैं कि प्रवासी राजस्थानी जो प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया गया, तो हम बता देंगे 10 दिसंबर 2025 को। कहां पे मनाया गया? जयपुर के अंदर बनाया गया। 14 जो चैप्टर्स की बात आती है, 9 विदेशों के अंदर कौन कौन से हैं और 5 भारत के अंदर कौन से हैं। और नया जो विभाग डोरा जो स्थापित किया गया है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, या डोरा किससे संबंधित है, तो प्रवासी राजस्थानी जो पहल है उसी से संबंधित है, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स। नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो डाटा हम याद रखेंगे, इंडस्ट्री के बाद में खनन क्षेत्र से संबंधित, यहां से भी बार बार प्रश्न बनते हैं। ये आप देखोगे तो आपको इस प्रकार से उसकी आर्थिक समीक्षा के अंदर मिलेगा कि राजस्थान के समृद्ध खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, या राजस्थान के अंदर टोटल कितने प्रकार के खनिज हैं, जिसमें से वाणिज्यिक उत्पादन कितने प्रकार के खनिजों का हो रहा है। ये प्रश्न बनते हैं ऐसे। ये डाटा याद रखना है। राजस्थान के अंदर टोटल 82 यानी 82 प्रकार के कुल खनिज यानी 82 प्रकार के हैं जिनका भंडार राजस्थान के अंदर पाया जाता है। उसमें वाणिज्यिक एक तरह से उत्पादन जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 57 का। दूसरा डाटा आपको याद ये रखना है। तीसरा जो दे रखा है वो इस प्रकार से कि अग्रणी उत्पादक राजस्थान किस किस में है, तो दिखा रखा है चूना पत्थर, सीसा जस्ता, वोल्स्टोनाइट, गॉर्नेट, बेराइटस, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर और तांबा। इनके उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, ये दिखा दिए। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो यहां पर एक डायग्राम ये आपका इस प्रकार से मिलेगा। आर्थिक समीक्षा के अंदर ऐसा कैसा ही दे रखा है, तो वहां पे आप देखोगे तो ऐसे दे रखा है कि एकमात्र उत्पादक राजस्थान किस किस में है, जिसमें कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक एस्क, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट, इनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। यहां पर देश के खनिज संसाधनों की राज्य की जो हिस्सेदारी है, यहां से भी कई बार प्रश्न बना लिया जाता है। तो इसलिए इसमें आप देखो ये जो दिखा रखा है, इसमें आप देखोगे कि पोटास कई बार ऐसे होता है 90% से ऊपर किसका उत्पादन हो रहा है, 80% से ऊपर किसका हो रहा है, 75% से ऊपर किसका हो रहा है। तो पोटास 94 दिखा दिया, सीसा जस्ता 89, ये डाटा भी कुछ याद रखने हैं अपने को। चांदी एस की बात करते हो तो 88, वोल्स्टोनाइट भी 88 88% हो गया, गेरू 81%, जिप्सम 82%, बेंटोनाइट 75, फ्लोरसर्स 74, डोलोमाइट 72, पेडलफार्स 66, मार्बल 63, एस्बेस्टस 61, तांबा एस्क 54, कैल्साइट 50। यहां तक भी अगर आप देख लेंगे 50% से अधिक उत्पादन वाले कौन कौन से हैं तो भी काम में चल जाएगा। तो ये एक तरह से कई बार आपके सामने आएगा, पोटास का उत्पादन इतना हो रहा है, सीसा जस्ता का उत्पादन हो रहा है, तो ये डाटा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहां से जो डाटा हम याद रखेंगे, ये भी एक दो डाटा हमें यहां पर याद रखने हैं फिर, कि राजस्थान में खान और खनन से संबंधित बात की गई है कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। एक प्रश्न तो आपका ये हो गया।
अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आता है, रॉक फॉस्फेट के लिए कहां पे बना रखा है, लाइमस्टोन के लिए कहां पे है, जिप्सम के लिए कहां पे है और लिग्नाइट के लिए कहां पे हेडक्वार्टर स्थापित कर रखे हैं। तो रॉक फॉस्फेट के लिए झामरकोटड़ा, लाइमस्टोन के लिए जोधपुर, जिप्सम के लिए बीकानेर और लिग्नाइट के लिए जयपुर। ये आपके यहां पे इस प्रकार से दे रखे हैं, अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहां से इसी को बनाया एक तरह से कि कंपनी की प्रमुख गतिविधियां कॉर्पोरेट ऑफिस उदयपुर में है और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर रॉक फॉस्फेट का झामरकोटड़ा उदयपुर में, और जिप्सम का बीकानेर के अंदर, लाइमस्टोन जोधपुर के अंदर और लिग्नाइट जयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट यहां पे जो डाटा हम याद रखेंगे वो हम देखेंगे कि भारत के अंदर ऊर्जा क्षेत्र की जो बात की गई राजस्थान के अंदर, उसकी बात करेंगे कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है राजस्थान, ये हेडलाइन दी है। अब उसके अंदर यह बताया कि राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि देश का जो कुल कच्चा उत्पादन हो रहा है, देश के कुछ कच्चे तेल के उत्पादन में योगदान हमारा कितने परसेंट है। पहला डाटा था, हम यह याद रखेंगे, 12% है। राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन पर एनवन की बात की गई है, यानी एक वर्ष के अंदर कितना मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा जो है वो 3.42, इसका मतलब टोटल जो देश का हो रहा है उसका, यानी टोटल देश के अंदर तो 28.7 मिलियन मीट्रिक टन जो हो रहा है पर ईयर की जो बात करते हैं, लेकिन उसमें से हमारे 3.42, इसका मतलब हम बात कर रहे थे कि जो देश का जो कच्चा तेल है उसमें राजस्थान का योगदान कितने परसेंट है, 12% की हिस्सेदारी है। और 3.42 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो पेट्रोलियम का पर एनुअल कह दीजिए वार्षिक उत्पादन हमें कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर देखें, स्थलीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में स्थान हमारा कौन सा है, दूसरा। पेट्रोलियम संभावित जो क्षेत्र है वो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और 14 जिलों में विस्तृत है। ये डाटा भी याद रखना है, यानी यहां तक के चारों डाटा, देश के कुल कच्चे तेल का उत्पादन में योगदान हमारा कितना, 12%। राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन कितना मिलियन मीट्रिक टन यानी वार्षिक हो रहा है, तो 3.42। देश में कितना हो रहा है, 28.7। स्थलीय और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा है। पेट्रोलियम संभावना वाला क्षेत्र कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितने जिलों में विस्तृत है, 1.5 लाख, 14 जिलों के अंदर। उसके 4 प्रमुख ब्लॉक बता दिए गए हैं, 4 प्रमुख बेसिन बताए हैं। प्रश्न ये भी आता है कि वो 4 बेसिन कौन कौन से और उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो एक तो हो गया बाड़मेर सांचौर बेसिन, दूसरा देखोगे जैसलमेर बेसिन, तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन और चौथा विंध्यन बेसिन। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ये। अब बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर आप देखोगे तो बाड़मेर और आंशिक रूप से जालोर और बालोतरा का हिस्सा आता है इसमें। जैसलमेर बेसिन के अंदर जैसलमेर, फ्लौदी और आंशिक रूप से बीकानेर का हिस्सा आएगा। बीकानेर नागौर के अंदर अगर हम देखेंगे तो बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। विंध्यन बेसिन के अंदर है कोटा, बारा, झालावाड़, धौलपुर, करौली और आंशिक रूप से बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र आते हैं। तो हमने देखा कि 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया बताया उसमें 14 प्रमुख जिले बताए और उसमें 4 प्रमुख बेसिन हैं, क्षेत्र हैं जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो एक हो गया बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये सबसे बड़ा है, फिर जैसलमेर बेसिन, फिर बीकानेर नागौर बेसिन और फिर उसके बाद में विंध्यन बेसिन। नेक्स्ट इसमें देखें तो हमारे सामने आएगा कि कच्चे तेल का जो उत्पादन हो रहा है वो दैनिक उत्पादन की बात की गई, 57,000 से लेकर के 59,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन किया जा रहा है और वर्तमान में 15 तेल और गैस क्षेत्रों से यानी हम इतना उत्पादन कर रहे हैं। प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी बार बार पूछा जाता है, यानी तेल के एक तरह से कुएं कह दीजिए, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं राजस्थान के। तो ये डाटा भी हमसे पूछा जाता है। अगली बात की गई है प्राकृतिक गैस के संबंध में। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें, MMSCM यानी मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के अंदर बात की गई है, वो
कुल शुद्ध दैनिक उत्पादन कितना है? 2.6 से लेकर के 2.95 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में है। यानी इतनी हम प्राकृतिक गैस का जो है वो दैनिक उत्पादन कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा कहां से कर रहे हैं? बाड़मेर से, यानी 1.9 से लेकर के 2.2 तक, और उसके बाद में जैसलमेर। तो हम कहने का मतलब यह है कि दैनिक रूप से अगर हम चाहे पेट्रोल की बात करें चाहे गैस की बात करें, सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? बाड़मेर से हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, यहां पे दो तीन प्रमुख उत्पादक और क्षेत्र, मतलब केयर्न इंडिया लिमिटेड है, वो बाड़मेर सांचौर क्षेत्र के अंदर मुख्य काम कर रही है। इसी प्रकार से केयर्न वेदांता, फोक्स एनर्जी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये इस जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। लेकिन हमें यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है, विशिष्ट उपलब्धियां जैसलमेर बाड़मेर की। तो एक तो प्रश्न ये आता है कि बागे वाला क्षेत्र कहां पे है? जैसलमेर में। इसी प्रकार से भाकरी टिब्बा और चिन्ने वाला, ये भी कहां पे है? जैसलमेर में है। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाकरी टिब्बा, चिन्ने वाला या बागे वाला संबंधित हैं, तो हम बता देंगे कि जैसलमेर से संबंधित हैं। फिर उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी रिफाइनरी के संबंध में आप देख लीजिए। वैसे तो आपने रिफाइनरी पढ़ी रखी है। राजस्थान रिफाइनरी को अगर देखें तो दो का योगदान है राजस्थान सरकार का और एचपीसीएल की अगर बात करते हैं, राजस्थान सरकार की योगदान उसमें 74% है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वो 26% है, 26% है। यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तो 26% आ गई और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी यानी 74% आ गई। अब इसके अंदर अगर देखें कि इस परियोजना की ये लागत भी ध्यान कर लेना कि संशोधित जो लागत बता रखी है वो 79,459 करोड़ रुपए इसकी संशोधित लागत बताई है। इस रिफाइनरी के संबंध में दो तीन डाटा और याद रखेंगे। कहां पे है? पंचभद्रा बालोतरा के अंदर हो गई। इसकी अगर हम देखें कि क्षमता कितनी है, तो क्षमता 9 MMTPA की बात की गई है कि इतनी इसकी क्षमता है, मिलियन मीट्रिक टन पर आप यूं कह सकते हो, यानी एनुअल वार्षिक 9 मिलियन मीट्रिक जो टन है उसकी। जैसे अभी हम पीछे करके आए थे ना, राजस्थान जो प्रोडक्शन कर रहा है वो अभी हमने देखा 3.42 मिलियन मीट्रिक टन, यानी आप यूं कह सकते हो इतना वार्षिक उत्पादन कर रहा है। हमारी जो रिफाइनरी है देश में तो 28.7 हो रहा है। हमारी रिफाइनरी की जो क्षमता है अब जो उत्पादन कर रहे हैं उससे लगभग आप यूं कह सकते हो 3 गुना के आसपास ज्यादा है। यही बात की गई, रिफाइनरी की जो क्षमता है वो कितनी है, तो आपने बता दी 9 मिलियन मीट्रिक टन की बात करते हैं पर ईयर। शुरुआत कब की गई? 16 जनवरी 2018 को। यहां पे आप देख रहे हो कि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से संबंधित जो अन्य जो इंडस्ट्री है वो स्थापित की जा रही है, यानी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में ये एकीकृत हो रही है और BS6 मानक के जो पेट्रोल है उसका यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। तो ये रिफाइनरी से संबंधित कुछ डाटा थे। तो यानी उद्योग और खान खनन से संबंधित कुछ छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण जो डाटा हमें याद रखने हैं। बाकी सारे आपने पहले से कर रखे, लेकिन ये कुछ डाटा उसके अंदर अपडेट करने। अब एक छोटी सी सूचना, ये पीछे हमने एक अलग से वीडियो बना के भी डाल दी थी कि आप जो भी स्कूल लेक्चरर की जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में 20 दिन के आसपास पड़े हैं, 17-18 दिन पड़े होंगे। और तो जो हमारी NCERT की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें ये मैंने सबके लिए फ्री इसलिए कर दी, मैंने बताया था कि भी पीछे अभी जो पेपर लैब असिस्टेंट का हुआ तो उसमें काफ़ी सवाल NCERT के पूछे थे। तो ऐसे लगा कि भी इससे अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए तो सब विद्यार्थियों के लिए ये कर दिया कि आप फ्री इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो जो अभी हमने कंप्लीट की है। उसके लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आपको PGC क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाकर के गूगल फॉर्म भरना है, और गूगल फॉर्म को जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया जाएगा और आसानी से आप उस टेस्ट को कर पाएंगे। फिर भी उसके बाद में अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत लगे तो 90-797-11-545 इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इससे संबंधित बाकी जो सारी जानकारी है वो PGC क्लासेस का
जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगी। सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो 14 टेस्ट मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी से संबंधित हैं और उनको आप कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे की जो ये पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप ले सकते हो। और बाकी कोई आपके सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।